ठीक है, तो आज से क्लास 9 साइंस फिजिक्स का फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 में आज जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा और नया टाइप का है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके पहले वाला जो भी था फोर्स थोड़ा सा आपको मालूम था, फर्स्ट और सेकंड लोग थोड़ा बहुत हम लोग का सुना हुआ था, फॉर्मूला नया देखे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बट थोड़ी थोड़ी बातें पहले से आपको मालूम थी। अब जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो लोग आप लोग में से रेगुलर क्लास कर रहे हैं लोग देखे होंगे, फर्स्ट लॉ से पहले इनर्शिया पढ़ना जरूरी है, सेकंड लॉ से पहले मोमेंटम पढ़ना जरूरी है, वैसे ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते पढ़ते ही हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी में, जैसे इनर्शिया पढ़े, इनर्शिया में ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन घुसा हुआ था, मोमेंटम पढ़ते पढ़ते सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया, तो ये टॉपिक देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंग्लिश मीडियम के हो, एक मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग तो थोड़ा सा ही रहा होगा समझ में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो, शर्माओ मत, इसका मतलब क्या होगा, बोल भी नहीं रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब जो टोटल मोमेंटम है, कंजर्व का मतलब क्या होता है, बचा हुआ रह जाना। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू देखो फिर बताता हूँ। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक बार एनसीईआरटी का बुक भी निकालो, उसमें अपने किताब में भी देखो, और ये है पेज नंबर तुम्हारा 123 में, पेज नंबर 123, फिगर नंबर क्या दिया हुआ है 9.4, और इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में भी आएगा 9.14। इसका प्रूफिंग बच्चों देखो, आप लोग फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो एक चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिजिक्स के क्लास में न्यूमेरिकल मीनिंग, ग्राफ, फॉर्मूला वो सब अपने जगह पर है, बट कुछ प्रूफिंग्स भी आता है स्कूल एग्जामिनेशन में। जैसे पहले चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रूफिंग ग्राफिकल मेथड पर, वो श्योर आएगा, बाकी न्यूमेरिकल और कंसेप्ट अलग अपने जगह पर है। वैसे इस चैप्टर में इसका प्रूफिंग जरूर आएगा, बाकी पढ़ाई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सओ वो तो होते रहेगा, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, प्रूफिंग भी थोड़ा सा इसको ख्याल में रखना, बट पहले मतलब समझते हैं फिर प्रूफिंग करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ठीक है, इसका कुछ कुछ मास है, मान लो इसका मास को मान लिए ma और इसके मास को मान लिए mb, ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी को मान लेते हैं ua, इनिशियल वेलोसिटी, जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, और इसका शुरुआत का वेलोसिटी को मान लेते हैं हम लोग ub, चलेगा। अभी आगे की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मान लो ua ub से ज्यादा है, मान लो ऐसा ही, मतलब a का इनिशियल वेलोसिटी b के इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो थोड़ी देर के बाद जाके क्या होगा सोच के बताना, आगे कैसे निकलेगा, वन वे रास्ता है, जैसे वन वे रास्ता है तो वो आगे कैसे निकल जाएगा पीछे वाला मेरे से, हाँ टक्कर हो जाएगा, बोलो अभी टक्कर वाला टॉपिक पढ़ना ही है, कोलिजन। आगे कैसे चला जाएगा, वन वे रास्ता है डायग्राम में, वो पीछे वाला आ रहा है उसका स्पीड ज्यादा, तो मेरे से आगे कैसे चला जाएगा, वो टकरा जाएगा। अरे समझो थोड़ी देर के बाद ये दोनों ब्लॉक जो है वो आपस में टकरा जाएगा, ठीक है, ये वाला था, बी वाला, मास तो सेम ही रह गया, ये एट कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना, ये बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले का, और अब क्या होगा टकराने के बाद, जैसे टकराया उसके बाद कुछ होगा, है ना, कौन कहाँ जाएगा वो बोलना मुश्किल है। जैसे अगर ये ट्रक था बी वाला और पीछे वाला बॉल था, तो क्या होगा, टकरा के वापस चला जाएगा, बट वाइसे वर्षा हुआ तो ये बॉल जो है, ये बॉल था, ये ट्रक था, तब क्या होगा, इसका मतलब है कि इसके बाद वाले डायग्राम में कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या पता टकराने के बाद क्या होगा। बात समझ में आ रही है सबको?
यहाँ पर कंफर्म है कि इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तो ये यहीं पर जाकर के टकरा जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा वो तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग अपने से कुछ बना लेते हैं कि ये इधर ही रह गया थोड़ा सा, और ये जो है वो इधर चला गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही ए मान लेते हैं, ये बी मास तो इतना ही रह गया एम में, ये थोड़ा सा टफ लगेगा ये एम बी। अब स्पीड तो चेंज हो जाएगा ना टकराने के बाद, इसका स्पीड कुछ हो गया, इसका नाम मान लेते हैं वी ए, और इसका स्पीड हो गया वी बी टकराने के बाद का। बोलो यहाँ डायग्राम में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत डायग्राम में? क्या क्या समझे? कोलिजन से पहले का है, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ए बी कहीं गया, मेरे को क्या पता कहाँ पर गया, बट वन वे है तो टकरा करके या दोनों ऐसे चला जाएगा या दोनों इसी तरह से जाता रहेगा, इसलिए बी ए बी भी बस लिख दें। ये इसका फाइनल वेलोसिटी है, ये इसका बी का फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम जो लोग क्लास कर रहे हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग को याद हुआ होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, सबको याद है जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं। अब अपने से सोच के बताओ, अंग्रेजी मीडियम में हो तुम लोग, मोमेंटम कंजर्व रह गया, इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम बताओ कितना कितना था? टकराने से पहले ये दोनों का मोमेंटम कितना था बताओ? मोमेंटम बराबर क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। कितना है इसका मास और इसका वेलोसिटी कितना है? ये इसका शुरुआत का मोमेंटम था और इसका ये टोटल मोमेंटम था, कहाँ का? दोनों बॉडी का। किससे पहले? कोलिजन से पहले। तो इसको टोटल मोमेंटम ऐसे आई लिख देते हैं, इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी का। यार समझ में कि कौन कर रहा है? ये शुरुआत का मोमेंटम है। अब टकराया, टकरा करके कोई कहीं गया, मेरे को पता नहीं कौन कहाँ गया, मेरे को आइडिया नहीं है कौन कहाँ गया, लेकिन कोलिजन के बाद का अगर हम लोग सिर्फ मोमेंटम बताए तो वो तो बता सकते हैं ना, कितना कितना होगा। इसका मोमेंटम बताओ कितना हो गया, इसका सबको आ रहा है समझ में? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि कोलिजन से पहले जो दोनों बॉडी था इसका जो टोटल मोमेंटम है, और कोलिजन के बाद ये जो दोनों बॉडी है इसका जो फाइनल मोमेंटम है, इसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा? इसका वैल्यू ही सेम रह जाएगा, कंजर्व रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। जितना शुरुआत का मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ये प्रूफिंग नहीं है, प्रूफिंग तो मैं अभी करूंगा, ये अभी मतलब बताया जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। अरे हाँ ना नहीं बोलो, बेहोश हो गया क्या? मोमेंट नाम से ही पता चला, मोमेंटम बच गया। मतलब शुरुआत में इन दोनों ब्लॉक का जो मोमेंटम था और टकराने के बाद कोई कहाँ गया वो नहीं बता सकते। ट्रक पहले था, बॉल बाद में था, बॉल पहले था, ट्रक बाद में था, दोनों बॉल था, एक बॉल था, एक आदमी था, तो कौन कहाँ जाएगा वो नहीं बताया जा सकता। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले जो दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम था और टकराने के बाद जो दोनों बॉडी का फाइनल मोमेंटम है वो बच गया, वो कंजर्व रह गया। मोमेंटम कंजर्व रह जाता है कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कौन बॉडी कहाँ चला जाएगा ये हम लोग नहीं बता सकते, बट टकराने से पहले पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रह जाता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। और जो लोग पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं लगातार बता रहा हूँ, फिजिक्स में खास करके 9th क्लास में जो आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है वो सिर्फ ऐसा एक नहीं है कि बस यूनिट टेस्ट में इसका प्रूफिंग कर दिया और हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गए। फिजिक्स में आपका जो 5वां चैप्टर है 9th क्लास में वो सब डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। ये सब आपको हमेशा के लिए सीखना है। मैथ्स में रियल नंबर, पोलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब लगातार आपको हर चैप्टर में इस्तेमाल करने वाला है। तो ये बस इसलिए नहीं है कि बस ये सीखे और 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का बना लिया और हो गया। फर्स्ट चैप्टर में आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, सर्कुलर मोशन, ये हमेशा के लिए सीखना है। इस चैप्टर में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स का फॉर्मूला, ये लाइफ भर के लिए सीखना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए नहीं है ये सब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स में सब जगह पर काम करता है। कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा। इस चैप्टर में क्या पढ़े? जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, इंपैक्ट ज्यादा होने के लिए मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ये जो बॉडी का वेलोसिटी है ये तो चेंज हो जाएगा। किसका क्या होगा हम नहीं कह सकते, कौन कहाँ जाएगा ये भी नहीं कह सकते, बट इतना कंफर्म है कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है
और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह जाता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, ये प्रूफिंग नहीं है, ये बस मतलब बताया हूँ क्या बोला जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफिंग तो अभी करेंगे और इसमें टेढ़ा मेढ़ा प्रूफिंग है काफी, तो अभी करते हैं, पहले इसको लिख करके रखो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नाम जरूर सुने होंगे न्यूटन का 3 लॉ, पहला लॉ दूसरा लॉ पढ़ चुके हैं, तीसरा लॉ भी पढ़ेंगे, थोड़ा टफ लगेगा, समझने का ट्राई करना। ठीक है, न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन देखने के लिए आप लोग पहले एनसीईआरटी का बुक में फिगर 9.11 9.12 ये दोनों को कम से कम देखो। फिगर 9.11 फिगर 9.12 एनसीईआरटी का, इन दोनों फिगर को देखो और बताओ क्या हो रहा है 9.11 में। फिगर देख के बस बताओ। एक राइफल दिख रहा है, 9.11 ही है ना, पेज नंबर क्या है 22 और ये 123 पर है ना, सही बताए हो ना। ठीक है, तो बताओ क्या हो रहा है। एक 122 वाला फिगर 9.11 देखो, इसमें राइफल है लग रहा है ना, राइफल, और उसमें क्या है बुलेट है। और क्या हो रहा है, राइफल बुलेट कभी पढ़े देखे तो नहीं होगे शायद, या फिर देखे होगे मूवी में, या फिर कुछ से भी अगर देखे होगे तो क्या होता है बताओ। राइफल है और उसमें से बुलेट है, जब गोली चलाते हैं तो बुलेट किस तरफ निकलता है, बुलेट आगे की तरफ राइफल से, और उसके बाद क्या होता है अगर बिल्कुल बिल्कुल आप लोग देखे होंगे या फील किए होंगे या मूवीज में देखे होंगे, जैसे ही राइफल से बुलेट निकलता है तो एक फोर्स लगा, उस फोर्स से बुलेट तो आगे की तरफ गया ही, बट सेम का सेम फोर्स वापस एक झटका जो है अगर कंधे में रख करके चला रहे हो, आजकल तो कंधा वाला बंदूक का यूज नहीं होता, आजकल तो साइंस बहुत आगे निकल गया, बट किताब में वही वाला डायग्राम बना, कंधे पर रखे हुए रहोगे तो जैसे ही एक फोर्स से बुलेट आगे की तरफ निकलेगा, सेम उतना ही फोर्स तुम्हारे कंधे की तरफ वापस भी लगेगा। ठीक है, आजकल तो बहुत अत्याधुनिक मशीन्स हो गए हैं, जैसा कंधा में रख करके नहीं चलाते, बट फिर भी सिंपल साइंस इन्वॉल्व है। गोली चलाएंगे पिस्टल से तो जितना फोर्स है वो बुलेट आगे की तरफ लगेगा, बिल्कुल उतना ही फोर्स रिकॉइल करके वापस उस बुलेट के थ्रू तुम्हारे हाथ पर भी लगेगा। ठीक है, वो डायग्राम में आप देख सकते हैं। फील किए होगे कि नहीं मेरे को पता नहीं है, शायद नहीं किए होगे, पिस्टल राइफल तो अभी नहीं चलाए होगे, एक आध लोग चलाया होगा। अरे स्कूल में कंपटीशन होता है ना वो शूटिंग वाला, तो उसमें नहीं हो गया, भाग नहीं लेते वो है, स्कूल में होता है, उसमें होता है सर्कस में बैलून मारने वाला, उसमें नहीं, उसमें किया होगा, ऐसे मारोगे उसमें वैसे नली उसका सेट किया हो रहता है, जैसे मारोगे लगेगा ही उल्टे जगह लगता है हमें। लेकिन खैर ये डायग्राम समझ में आया क्या, बगल वाला डायग्राम देखो 9.13 है ना, 12, इसमें देखो क्या हो रहा है, एक लड़का है और वो सी शोर के बगल में आ चुका है और बोट है, और देखो जस्ट जैसे वो शोर पे आने वाला है तो लड़का फोर्स किस तरफ लगा रहा है, जैसे शोर के लिए आगे की तरफ, बट उसी समय पर देखो उसके पीछे की तरफ फोर्स जो है, उसका जो शिप है, जो उसका बोट है, उस पर भी लगेगा। दिख रहा है क्या? ठीक है, जितना फोर्स उस लड़के ने लगाया अंत में अपना शोर पर पहुंचने के लिए, उतना ही फोर्स पीछे के तरफ उस लड़के ने ही उस बोट के तरफ पर भी लगाया। ये दोनों डायग्राम समझ में आया। पहले डायग्राम में क्या हुआ, राइफल से एक फोर्स से बुलेट आगे की तरफ निकला, उतना ही फोर्स उस बुलेट ने तुम्हारे कंधे की तरफ वापस रिकॉइल किया है पिस्टल के मदद से। दूसरे डायग्राम में एक खास फोर्स से वो लड़का आगे की तरफ चल रहा है, बट उतना ही फोर्स वही लड़का पीछे की तरफ भी एग्जर्ट कर रहा है बोट की तरफ। ठीक है, कुछ आ रही है बात समझ में? अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कस के आपके गाल पर अगर एक चाटा मार दूं, एकदम कस के, एकदम एक चाटा गाल पर अगर मार दूं, तो जितना फोर्स मेरा हाथ तुम्हारे गाल के तरफ लगाएगा, एग्जैक्ट उतना ही फोर्स तुम्हारा गाल जो है वो मेरे हाथ के तरफ भी लगाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी फोर्स, इसी लॉ को ही हम लोग न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अगर तुम उसका मोशन चेंज करना चाहते हो तो उसमें तुमको बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ये न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। दूसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर सेम हाइट से करकट पर भी गिर रहे हो और दलदल पर भी गिर रहे हो तो करकट पे चोट ज्यादा लगेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होने पर टाइम अगर कम लगे तो फोर्स वहां पर ज्यादा लगता है। यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है।
नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, नहीं तो ऐसे सिर्फ चैप्टर आगे बढ़ के कुछ नहीं होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द बेसिक लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद तीसरा लॉ ऑफ मोशन दिख रहा है, न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स अगर एक एक्शन लगा रहा है जिस बॉडी पर, तो वो जो दूसरा वाला बॉडी है, वो जो पहला वाला बॉडी जो उस पर एक्शन लगाया है उस पर रिएक्शन लगाता है। इसी को न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है कि इसके बारे में 9th क्लास में थोड़ा कम ही सिखाया गया है। 9th क्लास में सिर्फ उतना ही सिखाया गया है जो डे टू डे लाइफ में हमें नजर आता है, नहीं तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जो कि आप लोग में से जैसे ही जो लोग साइंस ऑफ करेंगे उन लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पहला लॉ तो बेसिक था, दूसरे में तो फॉर्मूला आया है F=ma है, तीसरे पर पूरा ब्रह्मांड काम करता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत ही यूनिवर्सल में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा जरूर आया होगा समझ में। क्या समझे कि तुम्हारे गाल पर अगर एक चाटा में कस करके मारूं तो फोर्स एक्शन कौन लगाया यहाँ पर? मेरा हाथ लगाया, किस पर? तुम्हारे गाल पर, ये हो गया एक्शन। उसी समय पर तुम्हारा जो गाल है वो क्या करेगा? वो वापस उतना ही रिएक्शन मेरे हाथ के तरफ भी लगाएगा। इसी को हम लोग एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, ये याद रखना है। एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं लगता। एक्शन जैसा मेरे हाथ तुम्हारे गाल पर लगाए तो रिएक्शन कौन लगाएगा? तुम्हारा गाल मेरे हाथ पर। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसी को न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। कुछ आई बात समझ में कि बाउंस कर गया? ठीक है, अब इस डायग्राम के थ्रू बताना थोड़ा सा, वैसे ये ग्रेविटेशन चैप्टर में बताना था, बट इसमें भी हर किताब में है तो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये एक ब्लॉक है, टेबल। ठीक है, अभी आप लोग टेबल पर ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक किताब रखा हुआ है या कोई भी ब्लॉक वगैरह। तो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट 7th 8th में थोड़ा सा आप लोग पढ़े हैं। इसका भार, वेट नाम जरूर सुने होंगे। किस तरफ काम कर रहा है इसका भार, वेट, वजन किस तरफ काम करता है? नीचे की तरफ। वैसे ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको मालूम है कि इसका भार, वेट, ये किस तरफ काम करता है? ये जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो ठीक है, मतलब ऐसे वो किसका भार है? बुक का। तो वो एक्शन लगा रहा है किस पर? टेबल पर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो जो टेबल है उस किताब पर उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगा। ये जो टेबल है ये इसी सरफेस पर ऊपर की तरफ एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगा। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है पिस्टल से गोली चलाए तो गोली पर फोर्स आगे की तरफ लगा, बट सेम उतना ही फोर्स वापस तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारे कंधे पर भी वापस लगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तुमको एक चाटा कस के मैं मारा तो जितना फोर्स मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर लगाया उतना ही सेम रिएक्शन तुम्हारा गाल मेरे हाथ पर भी लगाएगा। वो लड़का का डायग्राम छोड़ो, जैसे तुम जमीन पर चलते हो, जमीन पर जब तुम चल रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो किस तरफ? तुम जमीन पर चलते समय फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो, तुम्हारा फोर्स जो है वो आगे की तरफ है। तुम चल रहे हो आगे की तरफ ना, बट जब चलोगे तो तुम्हारा जो पैर है, चलते समय कभी भी देखो तुम्हारा मोशन आगे की तरफ है, बट पैर जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगा रहा है वो पीछे की तरफ है। वो आप वो बोट वाले डायग्राम में देख सकते हैं। चला तो आगे की तरफ, लड़का आगे की तरफ जाना चाह रहा है, बट बोट पर आप कभी भी देखेंगे तो बोट पर जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। और बोट और सी नहीं है तो खुद का मोशन देख लो, वो खुद का ही मोशन समझाएगा। तुम जब चलोगे आगे की तरफ तो तुम्हारा मोशन आगे की तरफ है, बट जो पैर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो पीछे की तरफ है। हमारी बात, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यही न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है। कुछ समझ में आई बात की बाउंस कर गया सब? ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बताओ? न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, बट एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा अलग बॉडी पर एक्ट करेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, तो 9th क्लास में आप लोग देख ही रहे होंगे कि थोड़ा सा ही करके दिया हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा ही करके समझाया होगा, बाकी सीनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, बट काम भर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम लोग लिखेंगे, तब कॉन्फिडेंस बनेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है? हाँ, डेफिनेशन ये कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट, बताओ आप लोग अभी तक समझ जाओगे, व्हेनेवर वन बॉडी, एक बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है, तब वो जो दूसरा बॉडी है एक्सर्ट क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। पहला बॉडी दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा
दूसरा बॉडी पहले पर उतना ही फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पर लगाएगा। यही न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है। समझ आ रही बात? सिंपल लैंग्वेज में भाषा में बात करें, जो कि शायद आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, फेमस इसी नाम से है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शॉर्टकट में पूछे तो यही होता है, अगर एक एक्शन हुआ तो उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। यही न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन है। बस याद करना है कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा अलग बॉडी पर होगा। जैसे हाथ से गाल पर फोर्स लगा, ये एक्शन हुआ, तो रिएक्शन कौन लगाएगा? गाल हाथ पर, तो अलग अलग हो गया ना, एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। ये न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है। पहला उस पर एक्शन लगाए तो रिएक्शन वहां से इस तरफ होगा। इसको ख्याल में रखना। शॉर्टकट में जैसे सीनियर क्लास में जाते रहोगे तो तुमसे तीसरा लॉ पूछेगा तो तुम इतना ही याद ही रहता है सबको, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, इस डायग्राम में बताओ पहले, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। लिखते लिखते बताओ। मान लो ये दो बॉडी है, इस डायग्राम में पहले बता दो, ये दोनों आपस में टकरा गया तो ए बी पर फोर्स लगाएगा टकराते समय, उधर उधर दिखेगा। ए बी पर टकराया तो ए बी पर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। उसका कुछ नाम मान लेते हैं, एफ ए बी। इसका क्या मतलब हो गया? एक फोर्स है जो कि कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है बी पर। पहले देख लो, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ए लगा रहा है बी पर, ये हो गया तो टकराया। अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा वो बताओ। अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एफ। ये तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन हो गया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो ये साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। दिस इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स अगर इस तरफ लगा रहा था तो ये भी इसी तरफ लगा देगा क्या? तो नहीं लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी को क्या कहते हैं? इसी को न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। एटलीस्ट 9th क्लास लेवल पर इसी को बोला जाता है। सीनियर क्लासेस में हम लोग आएंगे तो इस पर बहुत ज्यादा साइंस इन्वॉल्व है। अभी के लिए तो फिलहाल यही है कि बुलेट से पिस्टल आगे की तरफ लगा तो एक फोर्स, और उतना ही फोर्स वापस तुम्हारे कंधे की तरफ भी लगेगा। तुम चलते समय तुम्हारा मोशन आगे की तरफ है, बट जो रिएक्शन फोर्स है जो तुम जमीन पर लगा रहे हो, जमीन तुम पर आगे की तरफ लगा रहा है, जिसके वजह से तुम चल पा रहे हो, बट तुम जो रिएक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लगा रहे हो, है ना। चाटा कस के मारा जाए तो मेरा हाथ तुम्हारे पर जो फोर्स लगाएगा उतना ही रिएक्शन तुम्हारे गाल से मेरे हाथ पर भी आएगा। सिंपल सिंपल अभी आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं तो तुम जो अपना फोर्स लगा रहे हो, बैठे हो तो भी तुम एक फोर्स लगा रहे हो, वेट किस तरफ? नीचे की तरफ। उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है? वो जो बेंच जिस पर बैठे हो वो तुम पर ऊपर की तरफ सेम टू सेम इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगा रहा है। इन्हीं सबको न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बनाओ ये डायग्राम जो लास्ट में बनाएगा उसको बनाओ। चलो तो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसका प्रूफिंग थोड़ा सा टफ लगेगा तो अगर प्रूफिंग नहीं पकड़ाया तो याद करके कर लेना, बट ट्राई करो कि पकड़ में आ जाए। यही डायग्राम है, ये डायग्राम तो पहले भी बनाए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले का और कोलिजन के बाद का क्या टोटल मोमेंटम जो टकराने से पहले का है, टोटल मोमेंटम जो टकराने के बाद का वो क्या रह जाएगा? वो कंजर्व रह जाएगा। बट ये मेरे या फिर तुम्हारे बोलने से तो होगा नहीं, ये तो अभी बोले ही हो ना। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अभी हमें प्रूफ करना पड़ेगा, और इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा। जैसे पहले चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, d बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। याद तो कर लियो, बट प्रूफिंग भी आएगा एग्जाम में ग्राफिकल मेथड पर, कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच स्कूल यू आर स्टडीइंग। इसका प्रूफिंग आना है एग्जाम में। उसी तरह से अभी अर्पण बताया और आप लोग भी समझ गए कि कोलिजन से पहले का कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रह जाएगा। समझने वाली बात खत्म। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफिंग परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, अभी डिस्कशन हो रहा था कि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहीं पर लग रहा है क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है? कहाँ पर? थर्ड वाले पर? थर्ड वाले पर नहीं है। अगर आप थर्ड वाले सेकंड वाले पर है, क्या हो रहा है इसमें? जैसे दोनों बॉडी जब टकराया तो इस डायग्राम में बताओ, इस डायग्राम में जितना फोर्स लगाएगा टकराते समय बिल्कुल उतना ही ऑपोजिट फोर्स बी भी लगाएगा ए पर। इस पूरे डायग्राम में बीच वाला जो फिगर है इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल डायरेक्ट नजर आ रहा है।
और इसी पर बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी पर बिल्ड करते हुए अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम पर ही जो भी करना है वो इसी पर करना है, जो होना है वो इसी डायग्राम पर होना, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप लोग बता रहे हैं एट कोलिजन पर कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, ए लगा रहा होगा बी पर, और बिल्कुल उतना ही फोर्स जो है वो बी लगा रहा होगा ए पर। यही क्या कहता है, यही न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मदद से हम लोग अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूविंग करेंगे, ठीक है। चलो, तो एट कोलिजन पर जितना फोर्स ए बी पर लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या बता रहे हो, बी ए पर लगा रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ। अरे है ना, इसी को हम लोग हाँ ठीक है, बढ़िया। इसी को ये कौन सा लॉ से यूज किए हो, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज कर चुके। अब फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, कौन से लॉ से आता है, सेकंड लॉ। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या था, ए बी का मतलब क्या था, कौन किस पर फोर्स लगा रहा है, ए बी पर। तो जो मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे वो ए का लगाओगे कि बी का लगाओगे, सोच के बताओ। ए बी पर फोर्स लगा रहा है, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ए पर लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बात बता रहा हूँ मैं, फिर से एक बार सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी याद करवाता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी याद करो और फिर थोड़ा सोच करके बताओ। ए तो धक्का दिया किस पर, बी पर, फोर्स लगाने से बॉडी का मोशन, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी चेंज होता है, यही होता है ना। ए बी पर लगाया तो फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम ए का चेंज हो गया, किसका चेंज हुआ। तो ये जो भी काम करना है वो बी पर होगा, ये सब बताना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर खत्म होने को है। और अगर आपका फर्स्ट लॉ ही क्लियर नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके क्या उखाड़ लोगे। बात समझ में आए सबको। ए बी का मतलब ए फोर्स लगा रहा है किस पर, बी पर। मेरा क्वेश्चन था कि मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी किसका चेंज होगा, तो आप लोग बोले ए का, तो गलत हो गया ना। ए तो बी पर फोर्स लगा रहा है, तो जो चेंज होना होगा वो तो बी का होगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का। तो मोमेंटम बी का चेंज होगा। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी, क्या लिखा होगा, फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन v माइनस यू अपॉन टी, यही था, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करना है। तो ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो मास किसका लगाएंगे, जो भी चेंज हो रहा है सब किसका हुआ, बी का। तो यहाँ पर ध्यान से देखना और अपने से मत करना, बताना। ए बी पर लगा रहा है तो जो भी कर रहे हो बी का बता रहे हो। तो बी का मास कितना था, बी का फाइनल वेलोसिटी कितना था, बी का फाइनल वेलोसिटी सबको आ रहा है समझ में। बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, और फोर्स बराबर मास इंटू वी माइनस यू अपॉन ऐसे टाइम। इस स्टेप समझ में आया नहीं आया बोलो, क्योंकि इस स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। या क्या समझ में। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, ए ने बी पर फोर्स लगाया तो बी ने भी ए पर फोर्स लगाया। अब बी ने ए पर लगाया तो आप जो भी बताओगे वो किसका बताओगे, अब सोच सोच के बताओ। ये माइनस साइन रह गया, और जो भी बता रहे हो मास इंटू वी माइनस यू बाई टी, वो तुमको किसका बताना है, वो तुमको ए का बताना है। तो मास किसका लोगे, ए का, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ये कौन सा टाइम है समझ रहे हो, ये वो टाइम है जब दोनों बॉडी आकर के साथ में टकरा गए, बस टकराने वाला टाइम। तो ये ए का बी में और बी का ए में ये टाइम सेम आएगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि गड़बड़ हो जाएगा। ये टाइम ऐरा गैरा टाइम नहीं है, ये टाइम बस टकराने वाला टाइम है। वो ए का बी में करो चाहे बी का ए में करो, ये सेम आएगा। तो दिक्कत अर्पण जी बोर्ड पर देखिए, फिर बाद में मैं नहीं बताऊंगा, वैसे वीडियो में रहेगा तो बाद में देख भी सकते। चलो बताओ इसमें कौन सा कट गया, ये टी कट जाएगा। ये कोई पूछता है बढ़िया बच्चा जैसे घर परिवार में, चाहे टीचर ही आपसे पूछ देगा ये टी कट कैसे गया, कौन सा टाइम है, तो टाइम तुमको बताना पड़ेगा। ये ऐरा गैरा टाइम नहीं है, ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है। जब दोनों बॉडी टकराया तो वो टाइम तो सेम होगा ना टकराने का। आने का टाइम जाने का टाइम का बात नहीं हो रहा, वो अलग अलग हो सकता है, होगा ही टू बी फेयर। लेकिन जब टकराया, कोलाइड किया, उस कोलिजन वाला टाइम ए का बी का ए पे वो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो तो सेम रहा। दोनों जिस समय पर टकराए तो टकराने वाला टाइम तो सेम रहा। सबको आ रहा है समझ में। तो ये टिक कट गया। आगे बताओ ब्रैकेट खोल करके, एम बी वी बी माइनस
इसका प्रूफिंग आएगा एग्जाम में। अच्छा यहाँ पर कौन सा लॉ लगाए, ये तो लिखे नहीं, ये कौन सा लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कौन सा लॉ है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें थर्ड लॉ भी लगाए हो और सेकंड लॉ भी लगाए हो। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो लोग हमेशा के लिए याद करना, जहां पर भी न्यूटन का लॉ लगता है तीनों लॉ एक्चुअली में साथ में ही लगता है। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ तीसरा लग जाए, सिर्फ दूसरा लग जाए, सिर्फ पहला लग जाए, सारा लॉ साथ में ही काम करता है। हाँ इधर ब्रैकेट खोल रहे थे तो MA इंटू BA है ना, और प्लस MA U है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये MA U है प्लस में है ना, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये प्लस में है पहले से, और ये उधर गया ये वाला टर्म, ये वाला भी किसमें हो गया, तो MA UA प्लस MB UB, इसके बाद समझ में। और इधर देखो ये देखो ये वाला, ये इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, और ये पहले से किसमें है, ये हो जाएगा MA BA प्लस MB BB। ये क्या था अभी थोड़ी देर पहले लिखे हो, ये M इंटू U, ये क्या था, ये इनिशियल मोमेंटम किसका, A का, MBU क्या था, इनिशियल मोमेंटम B का, दोनों का सम इसके बराबर आ गया। MABA क्या था, फाइनल मोमेंटम A का, MBB क्या था, फाइनल मोमेंटम B का, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, दोनों का वैल्यू जो है वो कंजर्व रह गया। जितना इनिशियल मोमेंटम शुरुआत में था उतना ही फाइनल मोमेंटम बाद में रह गया। इसी लॉ को ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफिंग। ये बोलो समझ में आया कि बाउंस कर गया पूरा, ये हो गया प्रूफिंग। तो प्रूफिंग तो स्कूल एग्जाम में याद करके लिखोगे, ये सबको समझ में आ रहा है ना। देखो MAU ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी A का। MBU भी क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम B का। ये देखो ये दोनों का सम कर दिए यहाँ पर, ये एक आ गया, और ये फिर MABA क्या है, फाइनल मोमेंटम A का। MBB भी क्या है, फाइनल मोमेंटम B का। दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद का। तो कोलिजन से बाद का टोटल मोमेंटम और कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम क्या रह गया, टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रह गया। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। मीनिंग भी समझना है, प्रूफिंग भी समझना है। प्रूफिंग एग्जाम में आएगा और मीनिंग से न्यूमेरिकल्स बनेगा, कल इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब इस टॉपिक पर जितना न्यूमेरिकल है वो कल हो जाएगा। ये इसका प्रूफिंग है, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भी यूज है। तो ये इसका प्रूफिंग है, इसको लिख लो, बाकी इसका न्यूमेरिकल कल करते हुए चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा।